नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान। अभी हम मौजूद हैं कमला नेहरू कॉलेज में। कमल कौशल मैम मेरे साथ में है। मैम, आज इवेंट जो है वो एक रखा हुआ है और ओपनिंग है, तो पूरी डिटेल्स बताएंगे। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में एक नया क्लासरूम बना है, नया कक्ष बना है, जिसका आज उद्घाटन करने के लिए माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी जी आ रहे हैं। और इस कक्ष के उद्घाटन के साथ ही इस महाविद्यालय में एक बड़ा सभागार है जो 1962 में बना था और लगभग 60 वर्ष बाद उसका पुनरुद्धार हुआ है और पुनरुद्धार के पश्चात उसका लोकार्पण भी माननीय कुलपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। तो माननीय कुलपति महोदय ये उद्घाटन और लोकार्पण दोनों यह कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। हमारे इस हॉल में जब यह महाविद्यालय बना था तब 300-350 छात्राएं थी, उस हिसाब से इस हॉल की निर्मित हुई थी। अब जो छात्राओं की संख्या लगभग 5000 से ऊपर हो गई है और उसके लिए बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही थी, क्योंकि जो हॉल की दीवारें हैं वो अब बहुत पुरानी बदरंग हो रही थी। जो उसकी जो छत है उसमें से पानी टपकने लगा था, तो इसका यह पुनरुद्धार हुआ है और अब वो जो हमने ऊपर उसकी छत होती है उस छत को भी पूरी मरम्मत करा करके और उसमें जो लाइट व्यवस्था है वो नई तरह की लग गई है और अब यह देखने में काफी आकर्षक लग रहा है। कितना मैम अप्रोक्स करीब साइज कितना होगा हॉल का और करीब कितने लोग बैठ सकते हैं अंदाज से? हॉल में लगभग 500-550 छात्राएं बैठ सकती हैं और क्योंकि वर्ष भर के जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं या कोई व्याख्यान इत्यादि हम कराते हैं, एनसीसी, एनएसएस के बारे में या लॉ से संबंधित जो भी व्याख्यान होते हैं छात्राओं की जागरूकता के लिए, कभी उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, जो जीके सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है यानी जीके कंपटीशन है, वो जब उसमें होता है तब उस समय छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, नृत्य प्रतियोगिता इत्यादि के समय। तब ऐसे समय में आवश्यकता होती है कि हॉल इससे भी बड़ा होना चाहिए। तो जब भी कोई हमारे यहाँ पर माननीय विभूति आएंगी तो उनसे और हम अनुरोध करेंगे कि एक बड़े हॉल की व्यवस्था और कराएं। फिलहाल इसी का ही पुनरुद्धार करके इसको एक नया, भव्य और आकर्षक रूप दिया जाए। मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। लोग कहते हैं कि कोई भी अगर विभाग के अध्यक्ष होते हैं या जो डीन होते हैं, नॉर्मली उनकी जो है या तो छात्रों से उतनी अच्छी नहीं बैठती या मैनेजमेंट से नहीं बैठती। आपके केस में दोनों चीजें बैलेंस रहती है। हाउ कम दिस, कैसे मैनेज करते हैं? मुझे लगता है कि आज जो आधुनिक युग है उसमें जो हमारी ये युवा पीढ़ी है उसके साथ यदि हम सकारात्मक सोच और सकारात्मक संवाद करें तो फिर उनके साथ ये सामंजस्य बिठाने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो उनके साथ संवाद करने से ही आगे जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। और इस महाविद्यालय में जो हमारी छात्राएं हैं वो जब भी कोई समस्या लेकर के आती हैं तो हम अपने वरिष्ठ जितने भी साथी हैं उनके साथ बैठ करके संवाद के माध्यम से ही उसका हल निकालते हैं। छात्र नेताओं का थोड़ा आक्रोश जो है बीच कुछ समय में देखा गया और वैसे भी दिखाया जाता है। क्या निवेदन करना चाहेंगे जो भी छात्र संघ के जो भी लोग पदाधिकारी हैं, भले वो किसी भी पोस्ट के नए लोग हैं, तो उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे या क्या बात करना चाहेंगे? और युवा पीढ़ी जो है थोड़ी डिफरेंट एंगल में चल रही है, तो उनके लिए क्या सलाह है, क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे? किन चीजों को मेन ध्यान रखें जिससे अपने करियर के अंदर जो है वो अच्छी एक मार्गदर्शन मिलेगा तो आगे अच्छा अपने कर पाएंगे? मुझे ये बहुत प्रसन्नता होती है देखकर कि युवा पीढ़ी जो है वो अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागृत है और वो चेतन है। पर उनका यह चैतन्य, उनकी यह जो चेतना, उनकी यह जो जागृति है, वो यदि हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा के धैर्य और उस विवेक को और वह जो चिंतन मनन की हमारी पद्धति है उसको यदि लेकर के चले तो निश्चित रूप से वह जो युवा पीढ़ी है वह नए नए क्षेत्रों में अपने और भी उच्च आयाम स्थापित करेगी। तो इन छात्राओं से, युवा पीढ़ी से मेरा यही आग्रह है कि वे थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सहिष्णुता बनाए रखें। आप अपने अधिकारों की बात करते हैं, बहुत अच्छा है, पर उस अधिकारों के साथ साथ आप अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक रहें, उसके प्रति भी आप सजग रहें और कर्तव्य पहले करें, उसके बाद आप अधिकार की बात करें, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते तत्र पूज्यन्ते देवा, रमन्ते देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवा। तो मैम ये जैसे अभी मानते हैं कि आज की तारीख में जो है गर्ल्स काफी आगे निकल गई हैं, भले ही वो डिफेंस में खेलें या खेलों में खेलें, और लड़कियों ने, महिलाओं ने काफी अच्छा काम करा है। तो क्या कहना चाहेंगे मैम कि आपकी क्या गाइडेंस है कि आज उनकी शक्ति जो है बढ़ी है? क्या मेजर डिसीजन रहे हैं? निश्चित रूप से पूर्व की अपेक्षा
यह शक्ति बहुत अधिक बड़ी है और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सबल स्त्रियों को देख करके। वह दौर अब चला गया है कि अबला नहीं कहा जा सकता अब भारत की नारी को, ये हम कह सकते हैं। अबला नहीं कहा जा सकता अब भारत की नारी को, राख समझना भूल बहुत है, छिपी हुई चिंगारी। तो निश्चित रूप से हर जो भी युवा पीढ़ी का व्यक्ति है, चाहे वह पुरुष है स्त्री है, उसके बीच में एक चिंगारी रहती है और उस चिंगारी को पनपने का, उसको फूलने का, फलने का, उस आग को बढ़ाने का एक अवसर यहाँ पर महाविद्यालय प्रदान करता है। और मुझे ये प्रसन्नता है कि इस व्यवसाय में हम निश्चित रूप से, ये व्यवसाय तो क्या एक तरह का कर्तव्य कहा जाएगा जो भी हमने अपने शिक्षकों के दायित्व निभाए हैं, हम हमेशा जिसमें भी हमें दिखता है कि इसमें आगे बढ़ने की पोटेंशियल है, प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को तराशने का काम रहता है। आज गुरु पूर्णिमा भी है और जब ये कहा जाता है गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो आंतरिक रूप से सहारा देते हुए और बाहरी रूप से उन्हें यह मार्ग बताते हुए कि आप किस मार्ग पर चलेंगे जो आपके भविष्य को और अधिक उज्जवल बनाएगा, आपके व्यक्तित्व में एक नए विकास के आयाम को पैदा करेगा, आपके ऑरा को वो और भी अधिक बड़ा बनाएगा। हम उन कामों के लिए यहाँ पर प्रयत्नशील हैं। कहते श्रेष्ठ मूर्तिकार को जैसा लगता है कि तैयार भी करना है और श्रेष्ठ तरीके से तैयार करना है और उसको गढ़ना भी है, उसको एक रूप भी देना है। तो एक मूर्ति बोलते हैं बनाते समय एक जैसे पत्थर को एक मूर्ति बनाई जाती है, उस एक पत्थर पे बहुत ध्यान से रखना पड़ता है कि वहाँ छेनी तोड़ गई, उसकी मार जो है वो उतनी जो है मारना चाहिए जिससे कि वो टूटे भी नहीं और गड़ भी जाए। तो तराशना और जो है वो तैयार करना दोनों चीजें हैं। तो एक गुरु होने के जो हैसियत से आपका जो आज का संघर्ष जो भी लंबा रहा, आसान था संघर्ष या मुश्किल? हाँ, मुझे ये लगता है कि आप संघर्ष पथ पर, हमारे यहाँ कविता की एक पंक्ति है, संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। तो हमारा काम है उसको, यदि कुछ गलत भी है या त्रुटिपूर्ण भी है तो उसको सही बनाना और तभी हम अपने दायित्व को सार्थक बना पाए। तो इसलिए संघर्ष, बिना संघर्ष के आपका व्यक्तित्व निखरता ही नहीं है। संघर्ष बहुत आवश्यक है, परंतु उन संघर्षों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के युग में अभी भी हम सीख रहे हैं, नई पीढ़ी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि हमारे समय में जब मैं देखती थी कि छात्राएं बहुत कम पढ़ती थी, जब हमने पीएचडी की बहुत कम लोग थे पीएचडी करने वाले। अब आजकल बहुत सारी छात्राएं हैं जो सोच रही है कि नहीं बीए एमए के नहीं, हमें तो इससे आगे और अधिक शिक्षा अर्जित करनी है। तो ये जो बढ़ाव है, उनके माता पिता, उनके अभिभावक, वो भी उसके साथ प्रयत्नशील रहते हैं और ये दोनों तरफा रहता है। आप देखते हैं एक कक्षा में 70 से 80 विद्यार्थी होते हैं, पर उसमें से सभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो जो अपनी तरफ से भी पूरा उसमें ताकत लगाते हैं, पूरी अपने आप को, अपना जुनून जो पूरा सिद्ध करते हैं, उसे झोंकते हैं, वही निश्चित रूप से भविष्य की जो है उच्च मंजिलों पर वो पहुंचते हैं। आप जैसे काफी नॉलेजेबल लोग हैं जो पूरे ग्रुप के अंदर हैं, आपको अपने जीवन के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे एक मार्गदर्शन मिला या सहयोग रहा। आपके साथी भी काफी सारे, जैसे उपाध्याय साहब, हरी व्यास सर हैं, ऐसे काफी सारे जो है कहते हैं कि आप लोग जो है एक तरह से डायमंड्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज बोले जाते हैं। कुछ उपाध्याय साहब हो गए, हरी सर हो गए, आप हो गए, मीना साहब हो गए, तो काफी लोगों को जो है वो डायमंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज कहते हैं। तो ये डायमंड्स यूनिवर्सिटी कुछ 5 साल 6 साल बाद में रिटायरमेंट पे आएंगे और जैसे उपाध्याय साहब रिटायर हुए हैं, जो पत्रकारिता विभाग के जो है वो हैं, तो अब आपको लग रहा है नई पीढ़ी में उतना लेवल मेंटेन हो पाएगा? जो मैंने जैसा अभी आपको कहा था कि जो अपने आप को पूरा झोंकेंगे और जिसके अंदर वो जुनूनी प्रतिभा है, निश्चित रूप से क्यों नहीं वहां तक पहुंचेंगे। संसार कभी रुकता नहीं, संसरती इति संसार। और उस संसार में यदि आप पढ़ते हैं, ये कहा भी जाता है विद्या अमृतम अश्नुते, तो जितना आप विद्या में डूबेंगे उतना ही आप डूब करके पार हो जाएंगे। अभी एक लास्ट सवाल मैं पूछना आपसे कि नई पीढ़ी के लिए संदेश? नई पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को पूरी तन्मयता से करें, पूरा डूब करके करें। यदि आप मनोयोग से करेंगे और पूरा चिंतन मनन से करेंगे, रोज जब भी आप सोने जा रहे हैं तब, या सुबह उठ करके एक बार 5 मिनट स्वयं को दें कि आज जो मैंने किया है क्या मैं उससे प्रसन्न हूँ, जो मैंने किया है क्या ये मुझे भविष्य में आगे बढ़ाने वाला है। कभी किसी के प्रति मनोमालिन्य न रखें और निश्चित रूप से आपका पथ भविष्य में प्रशस्त हो जाएगा। धन्यवाद। आप मैम जो है हमारे साथ हैं कौशल मैम, और आप देखें केएम कॉलेज की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैम लेके चल रहे हैं। अभी हम आपको जो है पूरी कवरेज दिखाएंगे। मेरे साथी जो है शारिक और संजय जो है आपको पूरी कवरेज बीसी साहब से सबसे मुलाकात होगी, सारी कवरेज बताएंगे। मैडम आप इस साइड आइए। मैडम आप इस साइड आइए, आप आओ साइड। अरे आओ साइड।
आप मेरे साइड आइए, खड़े हो जाओ। ये तो पीछे साइड, हाँ, साइड पे सही दादा इस एंगल से लीजिए, बराबर आएगा। आ जाइए आप लोग, इस साइड से भी ले लीजिए, इससे जुड़े हुए आ जाओ। आइए मैडम, आइए मैडम साहब, थोड़ा आइए। आपके डिपार्टमेंट का है। आइए आप यहाँ पे। मैडम थोड़ा पीछे हो, मैडम। सर ये आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताइए। आज शुभ दिन है गुरु पूर्णिमा का, और इस शुभ दिन के दिन यहाँ पर केएम कॉलेज में एक तो आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए एक हॉल जो निर्मित हुआ है रूसा के माध्यम से, उसका लोकार्पण किया है। और निश्चित तौर पर वो यहाँ के छात्राएं इसमें आर्ट्स विषय में हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा ये हॉल, क्योंकि एग्जीबिशन लगती है और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं प्रैक्टिकल और सब, उसके लिए बहुत उपयोगी है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये मैडम कौशल के नेतृत्व में ये जो हॉल बना है वो भविष्य में छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। सर एक निवेदन जो बच्चों से आज की यूथ पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, उनके लिए क्या निवेदन करना चाहिए, क्योंकि आप आजकल का जो यूथ है थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। नहीं, लेकिन क्या बात है कि जो शाश्वत बातें हैं वो हमेशा अच्छी रहती है। हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस इज द की ऑफ सक्सेस कहा जाता है। तो जो जितना मेहनत करता है, अपार संभावना है यूथ के लिए। कौन अपने समय का सदुपयोग करता है और कौन आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई बढ़ सकता है। ये बहुत सारे ऐसे हमारे महापुरुषों ने एग्जाम्पल सेट किए हैं। तो छात्राओं को सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने भविष्य के निर्माण के लिए और समर्पित भाव से राष्ट्र के लिए समर्पित हो, अपने लिए कार्य करें लेकिन राष्ट्र के लिए, उन्नति के लिए कार्य करें। ये मेरा उनको संदेश है। विनम्रता और पेशेंस लेवल थोड़ा कम नहीं होता है बच्चों का आजकल? ये भी है, लेकिन जो बच्चे समझदार हो रहे हैं, हम देख रहे हैं योग कर रहे हैं और भी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं। लेकिन मैं अधिकतर आजकल कहता रहता हूँ कि 4 चीज़ें बहुत जरूरी है। एक होता है PQ, फिजिकल क्वेश्चन, अपने आप को सुदृढ़ अच्छा बनाए, हेल्दी बनाए। जैसा कोरोना जैसी महामारी है तो अपने आप को इम्यूनिटी डेवलप कराए। IQ अपना इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ाए। इमोशनल क्वेश्चन जो आज बच्चों के अंदर आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, उसको रोका जाए। तो EQ भी उनका बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। और SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जो आध्यात्मिकता की बात से बच्चे अब दूर होते जा रहे हैं, वो सब चीज़ों को भी हमको, भारतीय संस्कृति जो है वो कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परिब्रह्मा। तो जो सा विद्या या विमुक्त है, ऐसी विद्या जो मुक्ति को प्रदान करे, उस तरह का भाव बच्चों में आना चाहिए। देखिए पॉजिटिव्स पे काम करें, सर का कहना है। और जैसा कि मैम की भी बहुत बात हुई थी, तो पॉजिटिव्स पे काम करें, और पॉजिटिव्स पे जितना रहेंगे आप अपनी बॉडी को और अपनी जो पॉजिटिव एनर्जीज को बना के रखेंगे। ऑन
प्रिय साथियों, कामिनी जी भी संचालन कर रही थी, तो उसमें जो पुष्पहार हम पहना रहे थे, अभी उस क्रम में एक काम रह गया है, मैं पहले उससे पूरा करती हूँ, फिर मैं अपना स्वागत उद्बोधन करूँगी। हमारे कॉन्ट्रैक्टर माथुर साहब भी यहाँ पर है, तो आप भी बता रहे रवि जी के साथ इस पूरे आयोजन को मूल रूप देने में आपका बहुत धन्यवाद है। और मैं हर चीज से आग्रह करती हूँ कि आप हमारे माथुर साहब का स्वागत करें। और जो महाविद्यालय अत्यंत प्रतिष्ठित है, 1962 में जिस सभागार का यह निर्माण हुआ था, 1957 में हमारा यह महाविद्यालय बन चुका था। और महाविद्यालय अभी अपने प्रारंभिक वर्षों में था कि 1961 में जब यहाँ पर जोधपुर विश्वविद्यालय, उस समय यह जोधपुर विश्वविद्यालय कहलाता था, तो जब ये जोधपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तब उसके साथ ही इस महाविद्यालय को भी उसी में समाहित कर दिया गया और 1961 से यह उसी का ही एक अंग बन गया। 1962 में यह सभागार बना था और आज लगभग 60 वर्षों बाद इस सभागार का लोकार्पण हुआ है। पुनरुद्धार के पश्चात जो इस महाविद्यालय में नियमित रूप से आते हैं, उन्होंने देखा है इसकी जर्जर दीवारों को। यद्यपि आज जो इसकी छवि है, जो इसका भव्य रूप है, ऐसा प्रतीत परिश्रम से इस महाविद्यालय को यह जो रूप है वो प्रदान किया गया है। और आपने भी देखा कि हमारे विश्वविद्यालय के जो चीफ इंजीनियर हैं, उस समय जब इसकी सैंक्शन हुई थी, तो हमारे इंजीनियरिंग के सर्विस सक्सेना जी ने इसको काम को आगे बढ़ाया था। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसे यहाँ तक पहुँचाया है। आज इस अवसर पर माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रवीण चंद्र द्विवेदी जी इसका उद्घाटन और इस भवन का लोकार्पण करने के लिए बताए हैं। मैं पूरे कमला नेहरू महिला महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका भावभीना हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करेंगे। आपने भी ये गुरु पूर्णिमा का दिन चुना है और लगभग 10-12 दिन पहले जब एक बात हुई, तो कुलपति महोदय ने यही कहा कि यह हमारा शिक्षा का मंदिर है और गुरु पूर्णिमा से बेहतर अवसर क्या होगा। स्वयं हमारे कुलपति महोदय उसी गुरुत्व को वहन करते हैं और गुरु पूर्णिमा पर आप पूरे इस विश्वविद्यालय के माननीय गुरु के रूप में जो हमारा पथ प्रशस्त करने वाले हैं, आप हमारे महाविद्यालय में पधारे हैं, यह हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है। यह जो कहा जाता है कि गुरु कुम्हार शिष्कुंभ है, गड़गड़ आए गुरु शिष्कुंभ है, अंतर हाथ सहार है, बाहर बागे तो वैसा ही व्यक्तित्व है माननीय कुलपति महोदय का भी, जो अपने स्वभाव में वैसी ही गुरुता, वैसी ही उदारता लिए हुए। आप सहज हैं, सरल हैं और सहजता और सरलता के साथ जो गुरुता है, उसका अद्भुत सामंजस्य आपके व्यक्तित्व में, आपका यही आकर्षक व्यक्तित्व है, उसका प्रभाव है कि जब भी हम आपसे मिलते हैं, निश्चित रूप से हमें भी एक ऐसी ऊर्जा बढ़ जाती है कि हमें अभी अपने विश्वविद्यालय के लिए बहुत अधिक कार्य करना है। जिस दिन से आपने यहाँ पर कार्यभार संभाला है, आप 1 मिनट के लिए भी ठहराव के साथ नहीं बैठे, सदैव आपके मानस में कुछ न कुछ गतिशीलता बनी रहती है। और यह आप एक साक्षात ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार से अपने
लगभग 15 देशों की यात्रा हमारे कर चुके हैं, जहाँ पर आपने अपने एकेडमिक एक्सेलेंस को अनेक रूपों में अभिव्यक्त किया है, जिनमें USA, कनाडा, जर्मनी, UK, जापान, फ्रांस, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड जैसे महत्वपूर्ण देश हैं। यही नहीं, 30 से अधिक राष्ट्रीय संगोष्ठियां आपने आयोजित की हैं और 200 से अधिक संगोष्ठियों में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपने भाग लिया है। आपके जो रेप्यूटेड जर्नल्स हमारे हैं, लगभग 10 से अधिक रेप्यूटेड जर्नल्स के एडिटर बोर्ड में आप सम्मिलित हैं। यही नहीं, आपने अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय की सेवाओं के दौरान, क्योंकि पूर्व में आप राजस्थान विश्वविद्यालय में बॉटनी विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं, वहाँ पर भी आपने डॉक्टर स्काउट रोवर इत्यादि जो बोटेनिकल सोसाइटी इत्यादि जो संगठन है, उनके आप अध्यक्ष के रूप में और उनके एडवाइजर के रूप में आप कार्य कर चुके हैं। बहुत सारे पुरस्कारों से माननीय कुलपति महोदय को नवाजा जा चुका है। 2001 में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, 2004 में नरसिंहा अवार्ड, 2005 में माइंड फेलोशिप अवार्ड, 2007 में निर्बल साहनी फाउंडेशन अवार्ड, 2009 में शिक्षा में भूषण सम्मान और इसके साथ ही मेडल अवार्ड जैसे घोष मेडल 2009 में मिला है। यही नहीं, 2014 में बीपी पाल मेमोरियल गोल्ड मेडल अवार्ड आपको मिला है। इतने सारे पुरस्कार, इतना सारा काम और कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहना, उस ऊर्जा को बनाए रखना, निश्चित रूप से यह कोई सहज व्यक्तित्व नहीं है, साधारण व्यक्तित्व नहीं है, असाधारण व्यक्तित्व के धनी माननीय कुलपति महोदय, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे बीच में हैं और आज आप हमारे महाविद्यालय के साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय को यह गति प्रदान करने हेतु सदैव हमारा पथ प्रशस्त करते हैं। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन महोदय यद्यपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, विज्ञान के छात्र हैं, किंतु जब भी मैंने उनको सुना है इस समय में, और मैं देखती हूँ कि जो हम साहित्य प्रेमी लोग हैं, उनसे अधिक साहित्य प्रेमी में हैं और बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी अभी जब आप उनका उद्बोधन सुनेंगे तो उसमें बहुत सारी इस तरह की बातें और कविता की पंक्तियां आप सुनेंगे। उन्हीं के लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। चुका नहीं हूँ मैं अभी, हुई है तुमसे चूक, चुका नहीं हूँ मैं अभी, हुई है तुमसे चूक, पतझड़ पतझड़ रच रहा मैं बसंती को। निश्चित रूप से यह जो समय है और पिछले 3 महीनों का यह जो समय, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी जीडी ग्रोथ जो है निरंतर गिर रही है, वित्तीय स्थितियां कमजोर हो गई हैं और आए दिन कोई ना कोई समस्या मुंह पाए खड़ी रहती है। मैं जब भी माननीय कुलपति महोदय से मिल रही हूँ, हमेशा कोई ना कोई 2-4 लोग अपनी समस्या लेकर के वहाँ बैठे हुए ही मुझे मिले। कभी कोई धरना है, कभी कोई प्रदर्शन है, और इन सबके बीच में अपना मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उस संतुलन को साधते हुए आप जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन समस्याओं से हम बाहर निकल करके आएंगे और विश्वविद्यालय की जो उन्नति है, प्रगति है, उसको गति मिलेगी। इसी क्रम में कुलपति महोदय से जब मैंने अनुरोध किया कि एक तो रविवार का दिन है और गुरु पूर्णिमा है, तो हमारे साथ यदि गुरु माँ भी आ जाएगी तो ये हमारे सौभाग्यलक्ष्मी वृद्धि होगी। और उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और कुसुम की देवी जी हमारे बीच में है। तो आपका बहुत बहुत आभार मैडम कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आप यहाँ पर पधारी। यह पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा महाविद्यालय है, जिसमें बहुत सारे छात्राओं ने अध्ययन अर्जित किया है। मेरे जो शिक्षक साथी बैठे हैं, उनमें से बहुत से लोग यहाँ पर पढ़े हैं। मेरे समय इन्हीं कक्षाओं में मैंने शिक्षा का अर्जन किया है। मेरी बड़ी सरोज कौशल ने भी यहीं पर अध्ययन किया है। सांत्वना जी है, जया है, आशा राठी है, रेणु जी है, यहाँ पर दूसरे रेणु शर्मा है। हम सभी यहाँ पर अध्ययन करके और उसके बाद हम कहीं पर हमारी योग्यता हो गई है। तो हमारा एक अलग जुड़ाव है, क्योंकि जब भी हम इस महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं तो हम इसकी माटी को सलाम करते हैं जिसने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। तो आपका
अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपके हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपकी यह सहृदयता हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। यही नहीं, हमारे साथ जो हमारे विश्वविद्यालय के दूसरा के जो चेयरमैन है, इस समय प्रवीण गहलोत जी कार्यभार संभाल रहे हैं। पूर्व में हमारे यूनिवर्सिटी इंजीनियर के रूप में सेवा की दे चुके हमारे यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर रविंद्र सक्सेना जी, पूर्व में जहाँ गुरुओं की बात होती है तो छात्र नेताओं की बात होती है। इन्होंने अपने लेवल पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है यूथ से कनेक्ट बना करके मैनेजमेंट से जो है वो सामंजस्य बिठाया। मेरे साथ में जो है प्रियंका सिंह नरूका जो अध्यक्ष केन कॉलेज में है, वो मेरे सामने है। हाउ इज दिस इज द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ प्रेसिडेंट, और ये आसान रहा, ये मुश्किल? आई गेस जब भी आप किसी भी मुकाम को हासिल करने जाते हैं तो उसकी जर्नी कभी भी आसान नहीं होती है, क्योंकि अगर जर्नी आसान होती तो शायद जब फाइनल डेस्टिनेशन मिलती तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती है। तो ये जो इतनी टफ जर्नी जो हमें गुजारनी पड़ी, उसके कारण ये जो पोस्ट है एज बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ केन कॉलेज, इसकी बहुत मायने रखती है। आक्रामकता जैसा कि और संगठन में छात्र के लिए अभी जो पैनल आया है जिसमें भी आप हैं, जो है रविंद्र सिंह जी हैं, जो वो अपने आप में जिस तरह से यूथ की बात उठाई, शायद काफ़ी पहले इतनी लेवल पे बात नहीं उठाई और इस दबंगता से नहीं उठाई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ज़माना बदल रहा है। अब अगर आपको आपकी काफ़ी सारी बातें मनवानी होती तो आपको दबंगाई दिखानी होती है। जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे दिखाई है उन्होंने, और जहाँ पे शालीनता से काम होना था वहाँ पे उन्होंने शालीनता से भी काम किया। और हम सब भी जो भी काम होना होता है, अल्टीमेटली हमें चुना गया है यूथ के लिए। तो अगर हम यूथ के ही काम नहीं आ पाएंगे तो द अल्टीमेट एस्पेक्ट ऑफ अस बीइंग इलेक्टेड, उसका कोई मायने नहीं रह जाता। रविंद्र सिंह भाटी एक छात्र नेता हैं और छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। जी। तो आप देखिए जेएनयू के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष, तो क्या ऐसी 3 चीज़ें जो आपको लगता है कि मतलब लर्निंग की भी है, सीखने लायक भी आपके लिए है, क्या मेन है? कौन सी 3 ऐसी बातें? आप ये 3 ऐसी बातें एज ए लाइफ में पूछ रहे हैं? एज एन लाइफ और एज एन स्टूडेंट, आप जो एज एन प्रेसिडेंट हैं, एज एन स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन सबसे पहली चीज़ आती है जी। कि जब तक आपके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, आप उसके लिए टोटली डिटरमाइंड नहीं होते, तो वो चीज़ आपको कभी मिल भी नहीं पाएगी। अगर आप पहले ही उसमें भरोसा खो देंगे तो आप अल्टीमेटली नहीं जीत पाएंगे। जैसे इस हॉल के इनॉग्रेशन की बात है, काफ़ी सालों से यहाँ पे इतने ज़्यादा अनाउंसमेंट हुए पर वो नहीं हो पाया। और जब हमने बार बार जाके अपनी बात को आगे जर्जर अवस्था में बहुत बिल्कुल गेस्ट को बुलाते थे, लेकिन जब हालत हॉल की देखते तो कहता है नहीं, खुद को भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। बार बार जाके जब हमने अपनी मांगे रखी, जब हमारे डायरेक्टर मैम ने भी हमारा साथ दिया, तो फाइनली ये हॉल ठीक हो पाया, एंड दैट टू इन द स्पैन ऑफ 3 months। तो ये बहुत बड़ा है। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। सेकेंड है कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी काम को शुरू करें और बीच में छोड़ दें तो वो कभी नहीं मिलेगा। रुकावटें बहुत आएगी, पर अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रखना हमेशा ज़रूरी होता है। जो थर्ड आता है वो होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आप कोई भी काम तब तक नहीं कर पाते जब तक आपके पास खुद के अंदर का सपोर्ट, आपकी फैमिली का सपोर्ट और आपके फ्रेंड्स और सराउंडिंग का सपोर्ट नहीं होता। बिना सपोर्ट के अकेला चला हार कोई नहीं पाता। तो आपके साथ संगठन अगर आपके साथ जुड़ता है, अगर आप दूसरों से कनेक्ट कर पाते हैं और उस कनेक्टिविटी का एज अ सपोर्ट जनरेट कर पाते हैं, तो वो बहुत मेन चीज़ है अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इट इज़ इन टफ लाइफ। कहते हैं कि भी स्टूडेंट के जो अध्यक्ष होते हैं या जो उनके लीडर्स होते हैं, उनके लिए टफ होता है, क्योंकि कनेक्ट जो है देयर इज 2 मतलब वे होता है। फर्स्ट इज कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड अगेन कन्विंस दोज थिंग्स, दोज प्रॉब्लम्स टू द मतलब जो आपके जो भी टीचर्स हैं उन तक उन बात को पहुँचाना, उन बात को मनवाना। तो क्या कहेंगे? जितना एक्सपीरियंस मेरा रहा है उस हिसाब से कन्वीनियंस टू बी हायर अथॉरिटीज वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ टफ इशू। क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैंड मिला है। एवरीवन वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प। जब उन्हें पता चला यहाँ ये समस्या है, जब हमने उनके सामने रखी तो दे वर ऑलवेज फोर्थकमिंग। उनको वो दिख रही थी और वो हमेशा उसे सॉल्व करने के लिए। तो मेरे ख्याल से कन्वेंस ऑफ द मैसेज में आई डेंट हैव एनी दैट मच ऑफ द प्रॉब्लम। एक मेन होता है आप कनेक्टिविटी स्टूडेंट्स के साथ कैसे कर पाते हो। सबका अपना अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग होता है। उस सबको कलेक्ट करके उनको क्या सही है और क्या गलत है उस डायरेक्शन में एक साथ ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पर जब वो एक साथ हो जाते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलते थे लास्ट सवाल है, राजस्थानी भाषा की मान्यता के संघर्ष में सब लगे हैं। क्या लगता है आपको कि अभी राजस्थानी जिस लेवल पे फिल्म इंडस्ट्री से लेके सबकी दशा है, पहले टाइम में बड़ी बड़ी मूवीज जो है दर्पण सिनेमा हॉल से लेकर बड़ी बड़ी मूवी होंगे, तो हमने शायद 20-25 साल से काफ़ी सारी टाइम से मूवीज़ देखी हैं। ठीक है, यूट्यूब है जो सोशल नेटवर्किंग चैनल पे है,
क्या लगता है राजस्थानी के लिए काम होना चाहिए? खैर ये सवाल तो पूछने लायक भी खैर बहुत कम है कि होना चाहिए। ऑब्वियसली होना चाहिए। ये एक ऐसा डिसीजन है, एक ऐसी अर्ज है जो कि जब तक पूरी नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं हम खुद को अधूरा सा मानेंगे। एक भाषा हमें खुद से जोड़ती है, हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, पूरा राजस्थान उसको एक साथ जोड़ के रखती है। तो खैर इसको तो मान्यता मिलनी ही चाहिए। और अगर आप गौर करके देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में इसको लेकर जो प्रयास बढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे शिक्षक हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं इस ओर में काम करने के लिए कि हमारी जो भाषा है उसे मान्यता मिले। कठिनाइयाँ हैं क्योंकि पहली बात हम ये करते कि इतनी सारी राजस्थानी भाषाएँ हैं, तो फिर मूल किस भाषा को हम आएँ। पर जैसे जैसे जिस गति से काम हो रहा है, आई एम वेरी पॉजिटिव इन द नियर ईयर्स राजस्थान को, राजस्थानी भाषा को मान्यता आवश्यक है। 70 ईयर्स प्लस हो गए लेकिन अभी तक जो है संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। क्या आगे इस संघर्ष में आप जुड़े हैं? देखिए 70 प्लस ईयर्स हो चुके हैं, पर कहीं ना कहीं जो अर्ज थी या जो मांग थी वो उतनी नहीं उठ पा रही थी। अगर उठ पा रही थी तो कंसिस्टेंसी नहीं थी। जी जी। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तब तक इसको अचीव करना मुश्किल रहेगा। पर अब जैसे कि कंसिस्टेंसी पिछले सालों से देखने में आ रही, जिस तरीके से बढ़ रही है, लोगों का रुझान जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो खुद अवेयर हो रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। लगेंगे कुछ साल पर इसको मिल जरूर जाएगी मान्यता, जिस गति से काम होगा। एक लास्ट जाते जाते आप कोई मैसेज जो आज की यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप, जो भी अभी नए बच्चे कॉलेज में आएंगे करेंगे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इम्पेशेंस, हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट हार्डशिप। आपको बहुत सारी हार्डशिप्स, डिफ़िकल्टीज फेस होगी, लेकिन अगर आप इम्पेशेंस होकर अपनी लाइफ को कम्प्लीटली यूजलेस समझने लग जाएंगे तो आपको अल्टीमेट गोल जो आपका है, टू वाई वी आर अलाइव, क्यों हम जिंदा हैं, और जो हमारे कर्तव्य है हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति और हमारे देश के प्रति, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि हम इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए। तो कहीं ना कहीं उस इम्पेशेंसी को कम करने की ज़रूरत है और केवल खुद के बारे में ना सोचकर समाज और देश के बारे में सोचना भी हमें और ज़्यादा शुरू करना होगा, क्योंकि बाहर जो खतरे बढ़ रहे हैं वो किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। और जब तक हम अपने राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक आज का यूथ अलग अलग दिशाओं में भटकने की बजाय अपने राष्ट्र के प्रति एकाग्र नहीं होगा, तो शायद भविष्य उतना उज्जवल ना हो जितना हम सोचना चाहते हैं। तो अपनी इम्पेशेंसी को दूर हटाकर एक डायरेक्शन में होकर अपने राष्ट्र के बारे में सोचना सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। तो प्रियंका हमारे साथ हैं और आपका कहना नेशन कम्स फर्स्ट से लेकर के देयर इज सर्टन थिंग्स उन्होंने बोला है, यूथ के लिए एक मैसेज दिया है। खबरों का सिलसिला यूँ जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।